हमारी निगरानी और वो भी जदीद मशीनरी के साथ तुमने कैसे चेक किया? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। कैप्टन शकील, क्या तुम निगरानी की इस जदीद मशीनरी को, जिसे धूप की ऐनक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जानते हो? इमरान ने कहा। हाँ, मैंने पिछले दिनों एक साइंस मैगजीन में उसके बारे में न सिर्फ तफसील से पढ़ा था, बल्कि मैगजीन में उसकी तस्वीर भी देखी हैं। वैसे तो बज़ाहिर ये धूप से बचाव का चश्मा है, लेकिन इस चश्मे के निचले हिस्से में सफेद रंग के नुक्तों की कतार सी बन जाती है, जो सिर्फ गौर से और तवज्जो से देखने पर ही नजर आती है, और इस नुक्तों की कतार की बुनियाद पर उसे पहचाना जाता है, वरना ये काफी फासले से चेकिंग कर लेती है। कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। गुड, हमारी निगरानी एयरपोर्ट से ही शुरू हो गई थी और शायद अब भी ये लोग बाहर मौजूद हैं, इमरान ने कहा। और आप इत्मीनान से बैठे हुए हैं ताकि ये हमें बेहोश करके गोलियों से उड़ा दे, सफदर ने कदरे तल्ख लहजे में कहा। मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है, इसलिए मौत का जिक्र दरमियान में मत लाया करो। मौत अल्लाह के हुक्म से आती है, वरना वो खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। जहां तक इत्मीनान से बैठने का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान से रवानगी से पहले मैंने बेहोशी से बचाव की 2 गोलियां ले ली थी, और हम सब अपने असल चेहरों में आए ही इसलिए थे कि हमें उन्हें ट्रेस करना ना पड़े, बल्कि वो हमें ट्रेस कर ले ताकि बात आगे बढ़ सके, इमरान ने कहा। इमरान साहब, बेहोशी से बचाव की गोलियां आप हम सबको देते, आपको अपने अलावा तमाम साथियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए, सालिहा ने कहा। मेरे ख्याल में तो तुम सब मुझ समेत बेहोश प्रूफ हो चुके हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। बेहोश प्रूफ क्या मतलब? इस बार जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। जब कोई काम शिद्दत से वकूफ़ पजीर होने लगे तो उसके खिलाफ जिस्म में मज़ाहमत पैदा होना शुरू हो जाती है। यही कैफियत हमारी है। हम मुसलसल कई बार बेहोश हो चुके हैं कि अब जिस्म में पैदा होने वाली मज़ाहमत की वजह से बेहोश कर देने वाली गैस हम पर असर नहीं कर सकती, और हम बेहोश प्रूफ हो चुके हैं, इमरान ने बाकायदा वजाहत करते हुए कहा। तो आपने गोलियां क्यों खाई? सफदर ने कहा। इसे कहते हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, इमरान ने कहा। इसका क्या मतलब हुआ इमरान साहब? आप न जाने इस कदर मुश्किल अल्फाज कहाँ से सुन लेते हैं, सालिहा ने कहा। यह मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, आम इस्तेमाल किया जाता है, मतलब है अपना एडवांस तहफ़्फ़ुज़ सोचना, इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि आप इस बार हम सब से असल बात छुपा रहे हैं, अचानक कैप्टन शकील ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। तो इमरान समेत सब चौंक पड़े। अगर ऐसी बात है कैप्टन शकील, तो तुम इमरान साहब का जहन पढ़ लेते हो, तो खुद ही पढ़ लो और हमें भी बता दो, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार इमरान साहब ने असल आइडिया छुपा रखा है। इस तरह के मुझे सिर्फ अंदाजा हुआ है कि कोई मसला है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, अब आप हमसे भी छुपाएंगे, सफदर ने कहा। इसने क्या छुपाना है? तुम खौमखा इसे अहमियत दे रहे हो, खामोश हो जाओ, खुद ही बता देगा, तनवीर ने कहा। इसीलिए तो तनवीर खामोश रहता है, और यकीनन इसे खुद ब खुद इल्म हो गया होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। मुझे जरूरत नहीं है ख्वामखा तुम्हारे बारे में सोचने की, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो ख्वामखा ना सोचा करो, बल्कि इसे उलटकर यानी ख्वामखा की बजाय मौखा सोच लिया करो, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, बाहर से सटक सटक की आवाजें सुनाई देने लगी, और ये आवाजें सुनते ही इमरान और उसके साथी चौंके ही थे कि इमरान का जहन किसी तेज रफ्तार लट्टू की तरह घूमने लगा। उसने अपने जहन को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई और उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। फिर जिस तरह तारीक बादलों में बिजली की लहर सी इधर उधर दौड़ती है, इसी तरह इमरान के तारीक जहन में भी रोशनी की लहरें उभरने लगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन शऊरी हालत में वापस आ गया। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने एक ही नज़र में चेक कर लिया था कि वो और उसके साथी कुर्सियों पर रॉड्स में जकड़े हुए हैं, और ये रॉड्स गर्दन से लेकर पैरों तक मौजूद थे। रॉड्स इस कदर एक दूसरे के करीब थे जैसे उन्हें खतरा हो कि ये लोग मक्खी या मच्छर की तरह उन रॉड्स के दरमियान से निकल जाएंगे। इमरान के सब साथी ढलकते हुए अंदाज में कुर्सियों पर पड़े हुए थे। उसका मतलब था कि सिर्फ इमरान को ही होश आया था, और उसकी इमरान के जहन के मुताबिक 2 वजूहात थी। एक तो ये कि उसने वाकई बेहोशी से बचाव के लिए पाकिस्तान रवानगी से कबल 2 गोलियां खा ली थी, लेकिन इसके बावजूद वो बेहोश हो गया था।
तो उससे एक ही नतीजा उसने निकाला कि उन पर फायर की जाने वाली बेहोश कर देने वाली गैस इन गोलियों से ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन इसका यह फायदा जरूर हुआ कि इन गोलियों की वजह से उसे जल्द ही होश आ गया और वो ये भी जानता था कि उसकी जहनी मशकों ने भी उसके खुद ब खुद होश में आने में अपना काम किया है। बहरहाल वो होश में तो आ गया था, लेकिन अब वो सोच रहा था कि इन रॉड से छुटकारा कैसे मिलेगा। उसकी तेज नजरें अपने जिस्म के गिर्द मौजूद रॉड्स पर जमी हुई थी और फिर चंद लम्हों बाद उसे रॉड्स पर सियाह रंग के गोल धब्बे नजर आने लग गए। तो इमरान के चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए, क्योंकि इन धब्बों से जाहिर होता था कि ये रॉड्स रिमोट से कंट्रोल किए जाते हैं और ऐसे रॉड्स आमतौर पर नाकाबिल तस्कीर समझे जाते थे। लेकिन इमरान ने ऐसे रॉड्स के बारे में न सिर्फ एक किताब एक्रीमिया से मंगवाकर उसका मुताला किया था, बल्कि उसने राना हाउस में तजुर्बाती तौर पर उस पर काम भी किया था, क्योंकि उसे मालूम था कि हर शख्स जदीद इजाद को ज्यादा अहमियत देता है। पहले ऐसे रॉड्स थे जो कुर्सी के उकब में मौजूद एक बटन से ऑपरेट किए जाते थे। फिर ऐसे रॉड्स आए जिन्हें बाकायदा बिजली के बटन से ऑपरेट किया जाता था, और अब ये जदीद तरीन रॉड्स आ गए थे जो तवील फासले से भी रिमोट कंट्रोलर से ही ऑपरेट किए जाते थे, इसलिए इन्हें नाकाबिल तस्कीर समझा जाता था। लेकिन साइंसी इजाद को साइंस से ही शिकस्त दी जा सकती है। इमरान ने उन रॉड्स पर बाकायदा काम किया था ताकि इनसे निजात हासिल करने का कोई ऐसा तरीका सामने आ जाए जिससे इन्हें आसानी से बल्कि फौरन कंट्रोल किया जा सके। और ऐसा तरीका उसने ना सिर्फ दरियाफ्त कर लिया था, बल्कि उस पर तजुर्बात वो राना हाउस में कर चुका था। उसका ख्याल था कि वो अपने तमाम साथियों को बुलाकर इस सारे सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग देगा, लेकिन इससे पहले ये मिशन सामने आ गया, इसलिए वो इस बारे में अपने साथियों को कुछ न बता सका था। ये तरीका ना सिर्फ इंतहाई आसान था, बल्कि इसके लिए किसी किस्म के आले का इस्तेमाल भी जरूरी नहीं था। यही वजह थी कि रॉड्स का रिमोट कंट्रोल सिस्टम देखकर इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया था। इमरान के होश में आने के थोड़ी देर बाद ही कमरे का इकलौता दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की और एक नौजवान लड़का अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे दो लंबे कद और वर्जिशी जिस्म के आदमी थे जिनके कांधों पर मशीन गनें लटक रही थी, जबकि एक आदमी की बेल्ट के साथ बाकायदा कोड़ा भी लटका हुआ दिखाई दे रहा था। ये चारों ही यूरोपी थे। लड़की और लड़का दोनों सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए, जबकि कोड़ा बरदार आगे बढ़कर इमरान और उसके साथियों के करीब लेकिन साइड में खड़ा हो गया था, जबकि मशीन बरदार आदमी उस लड़के और लड़की की कुर्सियों के पीछे खड़ा हो गया था। इन सब की नजरें इमरान पर जमी हुई थी। इसको खुद ब खुद होश आ गया है या होश दिलाया गया है? लड़की ने उस कोड़ा बरदार से मुखातिब होकर कहा। उसका लहजा तहकुमाना था। आपके हुक्म के बगैर मैं इसे होश में कैसे ला सकता हूँ? ये खुद ब खुद होश में आ गया है, कोड़ा बरदार ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इसका मतलब है कि यही वो रुसवाए जमाना एजेंट इमरान है। कागजात की रोह से तो ये इमरान था ही, लेकिन अब इसका तजुर्बा भी हो गया है। लड़की ने साथ बैठे हुए नौजवान से कहा, ओ, इसके बारे में मशहूर है कि इसे खुद ब खुद होश आ जाता है। नौजवान ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा नाम इमरान है और तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुतालिक हो और ये तुम्हारे साथी हैं। ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स हैं। क्यों मैं दुरुस्त कह रही हूँ? लड़की ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारी ये बात तो दुरुस्त है कि मेरा नाम अली इमरान MSc TSc ऑक्सन है, लेकिन ये बात गलत है कि मेरा और मेरे साथियों का ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। अलबत्ता मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा नाम डैमी है और तुम्हारे साथी का नाम ऑस्कर है और तुम दोनों ब्लैक एस्टोन के सुपर सेक्शन के सुपर एजेंट्स हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम हमें कैसे जानते हो? इस बार दोनों ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुमने आयरलैंड के मारूफ माहिर आसार कदीमा प्रोफेसर शारबी पर तशद्दुद करके उन्हें हलाक कर दिया और फिर पाकिस्तानी सिफारतकार को भी अगवा करके उस पर तशद्दुद करके उसे हलाक कर दिया। तुम्हारा ख्याल था कि ये दोनों मागा खजाने के बारे में जानते हैं और तुम ये खजाना लोसानिया के लिए हासिल करना चाहते थे। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो उन दोनों की नजरें इमरान पर जैसे जमसी गई थी और चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? मैं समझी नहीं, तुम क्या हो? डैमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे तो ये भी मालूम है कि तुम्हारे आदमियों ने यहाँ के एयरपोर्ट से हमारी रिहाइशगाह तक जदीद मशीनरी के जरिए हमारी निगरानी की है,
तुमने वहां बेहोश कर देने वाली गैस फायर की और हमें बेहोशी के आलम में यहाँ लाकर इस तरह रॉड्स में जकड़ दिया है कि हमारे जिस्म तो जिस्म, हमारी रूहें भी इन रॉड से बाहर ना निकल सके। इमरान ने कहा। तो डेमी और ऑस्कर दोनों ने एक दूसरे की तरफ इस तरह देखा जैसे वो एक दूसरे से पूछ रहे हों कि ये शख्स इस कदर क्यों और कैसे जानता है। तुम बैक वक्त मुझ साथ बातें क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुतालिक होने से इनकार करने में क्या मसलियत है, जबकि वैसे तुम सब कुछ जानते हो? डेमी ने कहा। अगर तुम हुक्म दो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन हकीकत यही है जो मैंने बताई है। हम सब दोस्त हैं और सयाहत के लिए यूरोप आए हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर तुमने सच न बोला तो तुम सबको अभी गोलियां मारकर हलाक कर दिया जाएगा। डेमी ने पहले से भी सख्त लहजे में कहा। और इसके साथ ही मांगा खजाना मिलने की उम्मीद भी हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो डेमी और ऑस्कर दोनों बेख्तियार उछल पड़े। तुम्हें खजाना मिल जाएगा क्या वाकई? डेमी ने तेज लहजे में कहा। ढूंढने से क्या नहीं मिल सकता? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम हमें बताओ कि खजाना कहाँ है, हम वहां चेक करेंगे। अगर खजाना मिल गया तो तुम सबको रिहा कर दिया जाएगा, वरना गोलियां मार दी जाएंगी। डेमी ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम मुझ पर हंस रहे हो? मुझ पर? डेमी पर? डेमी ने इमरान के इस अंदाज में हंसने को तज़हीक समझते हुए चीख कर कहा। इसे गोली मार दो अभी इसी वक्त। डेमी ने अपने उकब में खड़े मशीन गन बरदार को चीखते हुए कहा। रुक जाओ। ऑस्कर ने उस मशीन गन बरदार को चीख कर कहा जो कांधे से लटकी हुई मशीन गन उतार रहा था। तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ बोल रहे हो, क्यों? डेमी ने फनकारते हुए लहजे में ऑस्कर की तरफ मुंह करते हुए कहा। तुम सब कुछ खत्म करा दोगी, अपने आप को काबू में रखो। ऑस्कर ने भी जवाब में सख्त लहजे में कहा। तो डेमी एक झटके से उठी और तेजी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ऑस्कर भी खामोशी से उठा और उसके पीछे बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अलबत्ता दोनों मुसल्लह अफराद अपनी अपनी जगह पर वैसे ही खड़े रहे। एक लम्हे के लिए इमरान के जहन में ख्याल आया कि वो इस मौके से फायदा उठाए और अपने आप को रॉड से आजाद करा ले, लेकिन फिर उसने ये सोचकर इरादा बदल दिया कि उसके तमाम साथी बेहोश पड़े हैं, उनमें से किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन काफी देर गुजर गई और डेमी और ऑस्कर वापस नहीं आए, तो इमरान ने एक बार फिर आजाद होने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन दोनों मुसल्लह अफराद अंदर मौजूद थे और उसे खतरा था कि ये अचानक फायरिंग ना शुरू कर दे, क्योंकि इमरान और उसके साथियों के पास तो असला मौजूद ना था और दोनों मुसल्लह अफराद एक जगह भी मौजूद ना थे। लेकिन अभी इमरान सोच ही रहा था कि दरवाजा खुला और डेमी और उसके साथ ऑस्कर अंदर दाखिल हुए। उन दोनों के चेहरों पर ऐसे तासुरात थे जैसे मामलात उनकी पसंद के मुताबिक ना चल रहे हों। वो दोनों आकर दोबारा उन्हीं कुर्सियों पर बैठ गए जिन पर वो पहले बैठे हुए थे। सुनो, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं, बशर्त ये कि तुम हमें हलफ दो कि खजाना ट्रेस होते ही तुम हमें इस बारे में दुरुस्त और तफसील से आगाह करोगे, और ये भी हलफ दो कि तुम पाकिस्तानी सिफारतकार की हलाकत का इंतकाम नहीं लोगे, क्योंकि वो इसलिए मारा गया कि उसने ना बताने की जिद की थी और उसे मालूम हो गया था कि हम कौन हैं और किस मुल्क से मुतालिक हैं। बहरहाल हमें तुम पर एतमाद है कि तुम हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करोगे, इसलिए अगर तुम हलफ दे दो तो हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आज़ादी दिला देंगे, वरना दूसरी सूरत में तुम और तुम्हारे साथी हलाक कर दिए जाएंगे। डेमी ने कहा। फिर तुम्हें खजाने की बात कौन बताएगा? इमरान ने कहा। जो खजाना तलाश करेगा हम उससे जबरन मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। डेमी ने कहा। मिस्टर, मैंने बड़ी मुश्किल से डेमी को रजामंद किया है, वरना ये तुम्हें फौरी हलाक करने पर तुली हुई थी। अब तुम फौरन जो कुछ ये कह रही है इसे तस्लीम कर लो, वरना तुम और तुम्हारे साथी चंद लम्हों में लाशों में तब्दील हो जाएंगे। ऑस्कर ने कहा। अगर तुमने हलफ लेना है तो फिर उस वक्त का इंतजार करो जब मेरे साथी होश में आ जाए, क्योंकि इनकी बेहोशी के दौरान मैंने तुम्हें हलफ दे दिया तो ये उससे आगाह नहीं होंगे। इनकी तरफ से हलफ की पासदारी ना हो सकेगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। इमरान ने कहा। ये खुद ब खुद तो 8 घंटों से पहले होश में नहीं आ सकते, न जाने तुम कैसे होश में आ गए। अलबत्ता मैं इन्हें होश में ला सकती हूँ, डेमी ने कहा, और फिर वो कोड़ा बरदार से मुखातिब हो गई। अल्फ्रेड, इनको होश में ले आओ, डेमी ने कोड़ा बरदार से कहा। यस मैडम, अल्फ्रेड ने कहा, और इसके साथ ही
वो तेज तेज कदम उठाता हुआ एक कोने में मौजूद लोहे की अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसमें से उसने एक बड़े साइज की बोतल उठाई और अलमारी बंद कर दी। कोड़ा वो पहले ही बेल्ट से अटका चुका था। फिर उसने वापस आकर बारी बारी इमरान के तमाम साथियों की नाक से बोतल का ढक्कन हटाकर बोतल लगाई तो एक एक करके सारे साथियों के जिस्मों में हरकत के आसार नमूदार होते दिखाई देने लगे। डेमी और ऑस्कर दोनों गौर से इमरान के साथियों को होश में आते हुए देख रहे थे। ये इमरान बेहद शातिर आदमी है, ये अपने साथियों को क्यों होश में ला रहा है? ऑस्कर ने कदरे उलझे हुए लहजे में कहा। खामोश रहो, रॉड्स में जकड़े हुए अफराद क्या कर सकते हैं? ये रॉड से बाहर नहीं आ सकते, अलबत्ता मशीन पिस्टल की गोलियां रॉड से गुजर जाएंगी। डेमी ने सख्त लहजे में कहा तो ऑस्कर ने होंठ भींच लिए और इमरान उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया और उसने शरारत भरे अंदाज में उसे बाकायदा आंख मार दी तो ऑस्कर उछलकर खड़ा हो गया। ये मुझे इशारा कर रहा है, ये कुछ गलत करना चाहता है, इसे गोली मार दो वरना पछताओगी। ऑस्कर ने चीख कर कहा। क्या हो गया है तुम्हें? अब इनके सामने तुम इस तरह बुज़दिली की बातें करोगे तो ये बाद में तुम्हें कुछ कहेगा, मैं पहले तुम्हें गोली मार दूंगी। डेमी ने चीखते हुए कहा। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, ऑस्कर ने गुस्सीले लहजे में कहा और वापस मुड़ गया। हाँ जाओ, डेमी ने बड़े जारहाना अंदाज में कहा और ऑस्कर बजाय बाहर जाने के उल्टा वापस आ गया। मैं इस नाजुक वक्त में तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं यही रहूंगा, ऑस्कर ने वापस आकर ऐसे लहजे में कहा जैसे वो वापस आकर डेमी पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। अच्छा थैंक यू, लेकिन खामोश रहो, मुझे तुम्हारी आवाज भी अच्छी नहीं लग रही, डेमी ने झटकेदार लहजे में कहा। लेकिन ऑस्कर खामोश रहा, उसने कोई कमेंट न किया था। इसी दौरान इमरान के साथियों को होश आ गया था और वो सब हैरत भरी नजरों से न सिर्फ अपने आप को बल्कि माहौल को भी देख रहे थे। सुनो, मैंने मोहतरमा डेमी और उनके साथी ऑस्कर से बात की है कि हम सब उन्हें हलफ देंगे कि अगर हमें ये रिहा कर दे तो हम इनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। तुम्हें मैडम डेमी ने इसलिए होश दिलाया है कि तुम भी इस हलफ में शामिल हो सको, इमरान ने कहा। ये दोनों मुसल्लह अफराद तो इस हलफ में शामिल नहीं है, सफदर ने कहा। हाँ, ये नहीं है, सिर्फ मैडम डेमी और ऑस्कर शामिल हैं और ये रॉड्स अभी हट जाएंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे। इसके बाद हम खजाने की तलाश शुरू कर देंगे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो डेमी और ऑस्कर दोनों के चेहरों पर कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे कि अचानक कड़कड़ाहट की तेज आवाजों से कमरा गूंजने लगा और फिर चंद लम्हों बाद हॉल इंसानी चीखों से भी गूंज उठा। कड़कड़ाहट की तेज आवाजें इमरान और उसके साथियों के गिर्द मौजूद रॉड्स के अचानक गायब होने पर पैदा हुई थी और अचानक रॉड्स गायब होते ही इमरान, सफदर और तनवीर के साथ साथ सालिहा ने इंतहाई तेज रफ्तारी से डेमी, ऑस्कर और दोनों मुसल्लह अफराद पर हमला कर दिया। इमरान ने ऑस्कर को गर्दन से पकड़कर फिजा में उठाकर कलाबाजी खाकर वापस फर्श पर गिरा दिया, जबकि डेमी के साथ यही सलूक सालिहा ने किया। सफदर और तनवीर बिजली की सी तेजी से उन दोनों मशीन गन बरदार और कोड़ा बरदार पर हमला आवर हो गए। क्योंकि ये सब कुछ बज़ाहिर नामुमकिन था और अचानक हुआ था, इसलिए डेमी, ऑस्कर और उनके दोनों मुसल्लह अफराद रद्द-ए-अमल में मामूली सी हरकत भी न कर सके थे। तनवीर और सफदर ने इमरान की हिदायत के मुताबिक दोनों मुसल्लह अफराद की गर्दनें तोड़कर उन्हें हलाक कर दिया था और उनके हथियार कब्जे में ले लिए थे, जबकि इमरान और सालिहा ने डेमी और ऑस्कर दोनों को सिर्फ बेहोश किया था। ये सब कुछ सिर्फ चंद बार पल के झपकने में ही मुकम्मल हो गया था। इमरान ने अपने साथियों को ये कहकर आगे का पैगाम दे दिया था कि अभी रॉड्स गायब हो जाएंगे और वो आज़ाद होकर डेमी और ऑस्कर को हलफ दे देंगे, जबकि दोनों मुसल्लह अफराद को हलफ नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब इमरान के साथी बखूबी समझ गए थे और वैसे ही हुआ जैसा कि इमरान ने इशारा दिया था। बाहर जाकर देखो ये कौन सी जगह है और अब बाहर इन लोगों के कितने अफराद मौजूद हैं, लेकिन फायरिंग से परहेज करना अगर ये पॉइंट किसी गुंजान आबाद इलाके में हो तो, इमरान ने कहा। तो सफदर और तनवीर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। इन दोनों को हमने कुर्सियों पर बिठाकर रॉड्स में जकड़ना है, इमरान ने कैप्टन शकील से कहा। आपने रॉड्स को अचानक खोला कैसे है और अब बंद कैसे करेंगे? कैप्टन शकील ने झुककर फर्श पर बेहोश पड़े ऑस्कर को उठाकर एक कुर्सी पर डालते हुए कहा, जबकि सालिहा ने जूलिया के साथ मिलकर
डैमी को उठाकर ऑस्कर के साथ वाली कुर्सी पर डाल दिया। इसकी तलाशी लो सालेहा, और कैप्टन शकील तुम इस ऑस्कर की तलाशी लो, मैं इन लाशों की तलाशी लेता हूँ। हमने इस रिमोट कंट्रोल को तलाश करना है जिससे इन कुर्सियों के रॉड्स ऑपरेट किए जाते हैं। इमरान ने कहा, यही जादू तो उसने सीख रखे हैं जिस वजह से चीफ इसे लीडर बनाता है। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सालिया जूलिया के चेहरे पर इमरान के लिए उभर आने वाले तासुरात देखकर बेख्तियार हंस पड़ी। तुम हंस क्यों रही हो? जूलिया ने सालेहा से मुखातिब होकर कहा। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि इमरान साहब का जादू स्विट्जरलैंड तक भी चल सकता है, सालेहा ने कहा। ऐसी बातें मत किया करो, जूलिया ने कदरे शर्माते हुए कहा, और उसके शर्माने पर कैप्टन शकील भी बेख्तियार हंस पड़ा। फिर अल्फ्रेड की जेब से रिमोट कंट्रोल बरामद हो गया तो इमरान ने उसके जरिए डैमी और ऑस्कर के गिर्द रॉड्स एडजस्ट करके उन दोनों को पूरी तरह जकड़ दिया जैसे पहले इमरान और उसके साथियों को जकड़ा गया था। उसी लम्हे दरवाजा खुला और सफदर अंदर दाखिल हुआ। ये शहर से बाहर कोई फार्म हाउस है। इस पॉइंट पर मजीद 4 अफराद मौजूद थे जिन्हें हलाक कर दिया गया है। सफदर ने अंदर दाखिल होकर रिपोर्ट देते हुए कहा, ओके, अब इन दोनों को होश में लाकर मजीद पूछगुछ कर लेते हैं। इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, आपने इनसे क्या मालूम करना है? कैप्टन शकील ने कहा, इनकी तंजीम ब्लैक एस्टोन की तफसीलात, क्योंकि हमारा मिशन ही इस ब्लैक एस्टोन का खात्मा है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा, और सब ने अज़बात में सर हिला दिए। कमरा ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ था। महागन की बनी हुई वसी व अरीज मेज ने कमरे की तकरीबन 3/4 जगह को घेर लिया था। मेज की दोनों साइडों पर सोफे रखे गए थे, जबकि मेज की एक तरफ ऊंची पुश्त की रिवॉल्विंग चेयर मौजूद थी, जबकि उसके सामने मेज की दूसरी तरफ 4 कुर्सियां रखी हुई थी। एक साइड पर दीवार के अंदर एक अलमारी मौजूद थी। मेज के साथ रखी गई कुर्सियों पर 2 लड़कियां और एक मर्द बैठे हुए थे। ये तीनों यूरोपी थे और तीनों ने जीन्स की पैंट और लेदर जैकेट्स पहनी हुई थी। उसी लम्हे साइड पर मौजूद एक बंद दरवाजा खुला और एक उद्दड़ उम्र आदमी कमरे में दाखिल हुआ तो ये तीनों उठ खड़े हुए। बैठो, उद्दड़ उम्र ने रस्मी फिक्रों की अदायगी के बाद कदरे तहकुमाना लहजे में कहा तो वो तीनों खामोशी से कुर्सियों पर बैठ गए, जबकि आने वाला उद्दड़ उम्र आदमी ऊंची पुश्त की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। उसने मेज की दराज खोली और उसमें से एक फाइल निकालकर मेज पर रखी और दराज बंद कर दी। बॉस, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, कोई खास बात हो गई है? मर्द ने उद्दड़ उम्र आदमी से मुखातिब होकर कहा, अलबत्ता लहजा मुअत्तबाना था। तुम्हारी बात दुरुस्त है जोसेफ, लेकिन मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारे ग्रुप को कॉल किया है। बॉस ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा, आपने जब जोसेफ ग्रुप को कॉल कर लिया है तो अब आप परेशान क्यों हैं? जोसेफ ने कहा तो बॉस बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बॉस, लगता है कि आपके सामने कोई खास मामला आया है, वरना गुज़िश्ता कई सालों से हम आपके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह कभी आप परेशान नजर नहीं आए, एक लड़की ने कहा। मॉरिन, शुक्र है कि तुम्हें भी बोलना आ गया है। बॉस अगर परेशान है तो इसकी कोई ठोस वजह ही होगी, दूसरी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम खामोश रहो डोचे, मुझे भी मालूम है कि बॉस परेशान है तो कोई वजह ही होगी, पहली लड़की ने, जिसे मॉरिन कहा गया था, मुंह बनाते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि मुझे उठकर चले जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हालात संजीदा हैं और ब्लैक ईगल की साख दांव पर लगी है, लेकिन तुमने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, बॉस ने सख्त लहजे में कहा। सॉरी बॉस, मॉरिन ने कहा। वेरी सॉरी बॉस, डोचे ने भी मौजरत करते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि हमारे मुल्क पोलैंड की सरहदें मगरिब में आयरलैंड से मिलती हैं। आयरलैंड के मागा आसार कदीमा पूरी दुनिया में मशहूर हैं और पूरी दुनिया से सयाह मागा आसार कदीमा देखने आते रहते हैं, और आयरलैंड की आमदनी का बड़ा हिस्सा यही सयाह हैं। इन आसार कदीमा से हमारी सरहद तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है, और हमारी सरहद पर वहाँ एक खासा बड़ा शहर है जिसका नाम वारान है। वारान में 3/4 एरिया में सिविल आबादी है, लेकिन 1/4 एरिया पोलैंड मिलिट्री के जेर तसल्लुत है, और ये ममनू इलाका है, बॉस ने तेज तेज लहजे में कहा, लेकिन फिर ममनू इलाका बताने के बाद इस तरह खामोश हो गया जैसे उसे असल बात के लिए दुरुस्त अल्फाज ना मिल रहे हों। इस ममनू इलाके में क्या है? जोसेफ ने पूछ लिया। असल मसला यही है जिसके लिए पोलैंड की हुकूमत सख्त परेशान है, बॉस ने कहा। मेरे ख्याल में
मागा आसर कदीमा से जुड़ी हुई कहानियों ने बॉस को परेशान कर रखा है। सुना गया है कि मागा लोगों ने अपने दौर का हीरे जवाहरात और सोने चांदी का एक बहुत बड़ा खजाना कहीं अपने इलाके के अंदर दफन कर रखा है, जिसे आयरलैंड की हुकूमत ने खलाई सैयारों की मदद से भी तलाश करने की कोशिश की है। माहिरीन आसार कदीमा ने भी इस बारे में बेहद कोशिशें की हैं, लेकिन आज तक वो खजाना ट्रेस नहीं हो सका। मॉरिन ने कहा तो जोसेफ और डोचे हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगे।